प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो तीसरी टाइप के जो हमारे इंस्ट्रक्शंस बचे हुए हैं वो है प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज से सभी लोग जानते हैं कि कौन से होते हैं। कि ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को या सीक्वेंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने हैं उस ऑर्डर से इधर उधर जाके एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे सपोज हमने कोई कंडीशन लिखी, इफ सम कंडीशन, तो अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, इसकी जैसे हमने लिखा इफ i लेस देन 10, तो i की वैल्यू और जो वैल्यू 10 है वो किसी रजिस्टर में स्टोर होंगी, वहां से कंपैरेटर के थ्रू दोनों कंपेयर होंगी। अब कंपैरेटर में अगर ट्रू मिली कंडीशन तो वो 1 मतलब आउटपुट देगा, फॉल्स मिली तो 0 देगा। तो 1 देगा तो इसका मतलब कि इफ के साथ जो स्टेटमेंट लिखे वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर फॉल्स मिला तो एल्स है, अगर तो एल्स के साथ एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो इफ के स्टेटमेंट छोड़ के और बाकी एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का, कि वो जो नेक्स्ट लोकेशन है इंस्ट्रक्शन की वो एग्जीक्यूट ना होके इफ का जो पहला स्टेटमेंट जिस मेमोरी में पड़ा हुआ है उस मेमोरी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और फॉल्स है तो किसी और मेमोरी से होगा। तो सीक्वेंस तो चेंज हो रहा है, जबकि बाकी जो नॉर्मल स्टेटमेंट है 1 by 1 तो वो एक से लेके दूसरा तीसरा चौथा इस तरह एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये लूप्स में, लूप जो तुमने जैसे सपोज फॉर लूप है, तो लूप की कंडीशन टेस्ट हुई, जब कंडीशन टेस्ट हुई तो लूप के अंदर कंट्रोल एंटर हो गया, अगर फॉल्स हुई तो लूप के बाहर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हमारा स्विच केस है, इस स्विच में तुम लिखते हो कोई एक वेरिएबल, कंपेयर करते हो एक वैल्यू से, और जो केसेस हैं डिफरेंट, वो क्या है डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर पड़े हुए इंस्ट्रक्शंस। तो जिस केस के साथ मैच हुआ हमारा स्विच में वही वाला केस एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब उस केस, वो वाला केस जो जिस मेमोरी लोकेशन पर पड़ा है, तो उस मेमोरी लोकेशन से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इसी तरह जंप है, जंप मतलब जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है, तो ये सब क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ फ्लो को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वही है कि ब्रांच, टारगेट। ब्रांच का मीनिंग यही है हमारा कि जंपिंग से। ठीक है, टारगेट से मतलब कि जो टारगेट एड्रेस है, किस एड्रेस से एग्जीक्यूशन होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है एग्जीक्यूशन का, उसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, पीसी रजिस्टर, मतलब पीसी सिंपली बोल सकते हैं, तो पीसी के जो कंटेंट्स हैं वो भी तो चेंज होंगे, क्योंकि पीसी स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। अब नेक्स्ट तो एक तरह से पीसी में तो पहले ही एड्रेस आ जाता है, पहले तो पता नहीं कि ब्रांच है क्या है, तो पीसी में तो पहले ही एड्रेस नया आ गया एमईआर में देने के बाद। तो अब पीसी के इस मूवमेंट पे जब ब्रांचिंग है या जंपिंग है, तो पीसी में जो कंटेंट्स हैं एड्रेस के वो अब चेंज होगा। ठीक है, तो वो स्टैक वगैरह के यूज से होता है, वो हम अभी देखेंगे फंक्शन कॉल में। तो पीसी रजिस्टर के कंटेंट्स में चेंज होने का मतलब सीक्वेंस ब्रेक, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो ब्रेक होगा। तो पहले कुछ ब्रांचिंग स्टेटमेंट को देख लेते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। तो बीआर है ब्रांच, जेएमपी जंप,
जंप मीन्स के जब हम लिखते हैं, हमने तो लिखा है इफ एल्स या लूप, लेकिन उसके जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट होते हैं वो इस तरह के जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ जीरो, तो जंप टू दिस एड्रेस, अगर ये कंडीशन, इस तरह का जनरेट होगा। जंप मीन्स कि उस एड्रेस पे जाना है, सीधी बात है। स्किप मीन्स के कोई कंडीशन अगर स्किप करनी है। कॉल और रिटर्न ये फंक्शन कॉल के लिए यूज होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, सब रूटीन। सब रूटीन लिखा हुआ है, कॉल ए सब रूटीन। सब रूटीन से मतलब कि उसका सब कोड, प्रोग्राम का सब कोड, और ये स्टैंडर्ड टर्म है असेंबली लैंग्वेज के लिए, सब रूटीन। तो अब जैसे जावा में है, फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेथड। और पास्कल लैंग्वेज होती थी हम लोगों के टाइम, उसमें प्रोसीजर बोलते हैं फंक्शन को। सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलते हैं। हालांकि फंक्शन तो स्टैंडर्ड टर्म है, पाइथन और ये सब में फंक्शन ही बोलते हैं इसको, और असेंबली लैंग्वेज में इसको सब रूटीन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉल और रिटर्न, जैसे तुमने कोई फंक्शन कॉल लिखा, तो फंक्शन कॉल के बाद कंट्रोल कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, और उसके बाद जहां कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, मतलब फंक्शन के जो कोड जिस मेमोरी पड़े हुए हैं वहां पे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, वो पूरे कोड एग्जीक्यूट हुए। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या होना है, फिर उसी प्लेस पे आना है वापस। जैसे तुमने प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ है, तुमने लिखा कोई फंक्शन जैसे सम कॉल कर लिया, सम कॉल करने के बाद कुछ और स्टेटमेंट होंगे। तो जब सम कॉल किया तो कॉल करने का मतलब ये है कि जिस प्लेस पर, जिस मेमोरी पे वो सम फंक्शन डिफाइंड है, कंट्रोल अब वहां से लिंक जुड़ गई, वहां पूरा एग्जीक्यूट हुआ। फिर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पे फिर रिटर्न हुआ कंट्रोल। तो इस केस में क्या है कि अभी हम बाद में आगे आएंगे, स्टैक का यूज होता है, बताऊंगा उस पर। कुछ और भी हैं प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जैसे सीएमपी, कंपेयर, टेस्ट, ऑल्ट, वेट, नो ऑपरेशन, एनओपी। नो ऑपरेशन स्टेटमेंट, जैसे तुमने सपोज अपने प्रोग्राम में सेमीकोलन सेमीकोलन कई बार लगा दिए, तो वो किस में जनरेट होगा, नो ऑपरेशन। तो नो ऑपरेशन के लिए जो लो लेवल पे जो होता है इम्प्लीमेंटेशन, उसमें क्या होता है कि सीपीयू कुछ नहीं करता है, आइडियली वेट करता रहता है। ठीक है, मतलब सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि यहाँ कुछ नहीं करना है। तो अगर तुम सेमीकोलन की संख्या बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वो कोड के फॉर्म में तो जनरेट हो ही रहा है। हर सिंबल का मीनिंग है तुम्हारे प्रोग्राम में, जो भी सिंबल है हर एक का मीनिंग। नहीं, एरर क्यों जनरेट करेगा, तुम सेमीकोलन जितनी मर्जी चाहो उतने लगा दो, एरर तो वहां जनरेट करेगा ना जो प्रोग्राम के सिंटैक्स के हिसाब से नहीं लिखा तुमने। बाकी सेमीकोलन लगाना, तुम किसी स्टेटमेंट में 1 या 50 सेमीकोलन लगा दो, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस जनरेट हो जाएगा। जैसे तुम सपोज करो ना अकेले सेमीकोलन की बात, तुम i = i लिख दो सेमीकोलन, तो i = i का क्या मतलब है, नो ऑपरेशन ही, i की वैल्यू i में, कोई मतलब नहीं। या तुम कोई संख्या लिख दो 5 + 3, तो 5 + 3 तो क्या है, वो सम तो परफॉर्म होगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं। तो तुम कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट अगर लिख दो जिनका कोई मीनिंग नहीं, तो वो नो ऑपरेशन बनेगा। या फॉर लूप के अंदर तुमने कोई लिख दिया i = i या कुछ भी, तो वो कुछ नहीं करेगा, क्या उसका पर्पज ही कुछ नहीं। तो जैसे फोरट्रॉन का कोई लूप का एग्जांपल हम लेते हैं सपोज, ठीक है, फोरट्रॉन में इस तरह के लूप लेके जाते हैं, डू कंटिन्यू। सी में तो होता है डू वाइल, तो डू 10 i = 1,5 और 10 कंटिन्यू। तो इसमें अब ये है कि इसको सी में मान के चलो कि 1 से 10 तक लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि, और ये 1,5 जो लिखा वो है कंपैरिजन, कि i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक कंपेयर होगी, और बाय डिफॉल्ट ये एक इंक्रीमेंट होगी। ये फोरट्रॉन का जो मतलब है,
तो आई को ये 5 तक कंपेयर कर रहा है, 1 से 5 तक। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये लूप के टॉप पे जाता है। लूप का जो मीनिंग है वो यही तो है कि लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो लास्ट से कंट्रोल लौट के फिर लूप के स्टार्टिंग पे आता है। फिर दूसरी बार कंपैरिजन हुआ, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप के स्टार्टिंग पे आ जाएगा। फिर कंपैरिजन हुआ, कंडीशन फॉल्स है तो लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो जितने भी ब्रांच ऑपरेशन है, ब्रांचिंग मतलब जंपिंग से मान के चलो, तो उसमें पीसी रजिस्टर के कंटेंट्स तो चेंज होंगे ही। जो कंडीशंस है वो कंप्यूट होंगी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के साथ। और पीसी जब ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो तो पीसी के कंटेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। सीधी बात ये है। जैसे हम सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, हमने ये कोड लिखा है सी लैंग्वेज में कि n इक्वल्स टू 5, n को कंपेयर कर रहे हैं कि n 5 है या नहीं, और x इक्वल्स टू 7। ठीक है। तो अब ये जो नीचे लिखे हैं असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, ये 8085 के नहीं है, ये किसी और लैंग्वेज के। ठीक है, तो वो लैंग्वेज चलो स्किप हम कर देते हैं। मैंने इसलिए लिखा है कि तुम लोग ये समझ सको कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट अलग अलग में अलग अलग लिखे जाते हैं प्रोसेसर के हिसाब से। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल के अलग अलग कंपाइलर के हिसाब से, वैसे अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो अब ये जो कंडीशन है इफ n इक्वल्स टू 5 x इक्वल्स टू 7, तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये इसमें क्या होगा, MVI हैश 5, ये है मूव इमीडिएट। MVI 8085 का इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है मूव इमीडिएट। हैश 5 मींस कि जो वैल्यू 5 है वो बाइनरी में कन्वर्ट होके डायरेक्ट ये इमीडिएट मूव है एक्यूमुलेटर में, एसी रजिस्टर में। एसी रजिस्टर में वैल्यू 5 कॉपी हो गई, पहली चीज। ठीक है। फिर मूव R1, N। मूव अलग है, MVI अलग है। MVI यूज होता है इमीडिएट के लिए। हम एड्रेसिंग मोड में देखेंगे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, एब्सोल्यूट, ये सारी चीजें। तो इमीडिएट से मीनिंग ये है कि ऑपरेंड के मतलब स्टेटमेंट के अंदर जो ऑपरेंड है वो डायरेक्ट हमारा वैल्यू ही है। अगर हम जैसे मूव R1 लिखा होता या मूव R1 सिंपली, तो उसका मतलब ये है कि ऑपरेंड नहीं है, रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड है। मूव इमीडिएट 5 का मतलब कि एक्यूमुलेटर के अंदर डायरेक्ट 5 वैल्यू है हमारी। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम जब डिटेल में देखेंगे ना तब क्लियर होगा। तो एक्यूमुलेटर में 5 आ गया, R1 रजिस्टर में क्या आया, N, यही तो है अभी तक। फिर हमने कंपेयर किया R1, CMP R1, तो ये किसको किससे कंपेयर करेगा, R1 को AC से, AC ऑलवेज अंडरस्टूड है, R1 को AC से कंपेयर किया। अब जंप इफ नॉट इक्वल, n इक्वल्स टू 5 हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर नहीं इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो किस लोकेशन पर जाएगा, L1 है यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, जब हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे JNE 2050, मतलब जो एड्रेस होगा तो उस एड्रेस पर जाना है। और ये एड्रेस कौन सा होगा, नहीं, जंप इफ नॉट इक्वल L1 वो एड्रेस होगा जो असाइनमेंट स्टेटमेंट के जस्ट बाद वाला है। देखो प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, मतलब इस x इक्वल्स टू 7 के बाद जो एड्रेस का मतलब इसके बाद जो स्टेटमेंट है उसी पे तो जाना है कंट्रोल। अगर n को 5 से कंपेयर कर रहे हैं तो हमने नॉट इक्वल कंपेयर किया है। ठीक है, अगर जंप इफ नॉट इक्वल नहीं होगा तो ये उस L1 एड्रेस पे जाएगा, और L1 एड्रेस है इस x इक्वल्स टू 7 इंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद वाला। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, मतलब जंप तब होगा जब नॉट इक्वल, और अगर इक्वल हो जाती तो अपने आप x में 7 आएगा। ठीक है, फिर हम वहीं पे आते हैं, मूव R, X।
अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो r x में कॉपी, मतलब x r में कॉपी हो जाएगा। और अगर कंडीशन हमारी क्या है कि ट्रू रहती है तो क्या होगा, मूव r x स्किप हो जाएगा, ये कंट्रोल सीधे L1 पे आ जाएगा। और L1 कौन सा कोड है, कोड फॉर स्टेटमेंट फॉलोइंग x = 7 के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उस पे। तो ये जो है कंपाइलर ने जनरेट की हुई इंस्ट्रक्शन है, या फिर हम डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखें तो इस तरह लिखेंगे, जो लो लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, कि मतलब हम किस वैल्यू को किस रजिस्टर में पुट कर रहे हैं, और हम ही कंपेयर करा रहे हैं कि इसको जंप इफ नॉट इक्वल नहीं है तो L1 लोकेशन पर जाओ, L1 लोकेशन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की होगी, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल है, तो ये जंप वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, मूव r, x वर्क करेगा। और जंप हुआ तो मूव वाला स्किप हो जाएगा, मूव r, x। अंडरस्टूड? इस कोड से कोई डाउट तो नहीं है प्रखर? बिल्कुल 2 लाइन का कोड है हमारा हाई लेवल, और इसने जनरेट किए हैं 6-7 इंस्ट्रक्शन लो लेवल। अब थोड़ा सा और हमने एक स्टेटमेंट बढ़ा दिया, हमने कंपेयर किया i और j को। इफ i = j, अगर कंडीशन ट्रू है तो i++ वर्क करेगा, और अगर फॉल्स है तो j-। अब इस कोड में क्या है कि कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, i++ तो वो j-, तो हमेशा वर्क करेगा, क्योंकि वो तो इफ ब्रैकेट में तो है नहीं, तो इफ के साथ जो स्टेटमेंट है वो केवल i++ है। मीनिंग ये है कि अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो i++ भी एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू मिलती है तो i++ भी एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर ट्रू नहीं मिलती है, फॉल्स मिलती है, तो i++ एग्जीक्यूट नहीं होगा। j-, दोनों केस में एग्जीक्यूट होना, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू, वो इफ के साथ एसोसिएट है ही नहीं। तो MIPS प्रोसेसर आर्किटेक्चर में ये असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है, जो कि हमें पता नहीं, तो हम फिर अपने वही 8085 वाले पे आते हैं, ये इसी कोड के लिए, ठीक है। हमने मूव a, j, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम अपने स्टेटमेंट में यूज भी कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी किया हमने j, और R1 में कॉपी किया i, ठीक है। अब कंपेयर किया R1, CMP R1, मतलब कि AC और R1 कंपेयर हुए, AC में J है, R1 में I है, I और J कंपेयर हो रहे हैं, तो हमने लिखा जंप इफ नॉट इक्वल L1, ठीक है। अब यहां से देखो, फिर पीछे आते हैं, अगर ये इक्वल नहीं है I और J, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, j-, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो हमने वही यहाँ, क्योंकि i++ स्किप कराना है, ये देखो जंप इफ नॉट इक्वल, L1 पर गए, और L1 पर क्या है हमारा DCR, DCR का मतलब है डिक्रीमेंट बाय 1, INC या INR जो भी नोटेशन है वो इंक्रीमेंट के लिए, तो DCR फॉर डिक्रीमेंट। ओके, तो यहां तक ठीक है कि जंप इफ नॉट इक्वल L1, L1 पर है DCR, DCR मतलब कि जो DCR मतलब एक्यूमुलेटर में जो है उसको 1 से डिक्रीज करना, और एक्यूमुलेटर में क्या है, J है, तो J को 1 से डिक्रीज कर देगा। और अगर ये जंप इफ नॉट इक्वल कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, ये जंप नहीं करेगा L1 पे, और कहाँ जाएगा, INR R1, I को इंक्रीज कर देगा, और I को इंक्रीज करने के बाद फिर DCR वर्क करेगा, क्योंकि उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीरियली लिखा हुआ है। क्योंकि देखो J तो डिक्रीज होना ही होना है, चाहे जो भी हो। यहाँ देखो
आई प्लस प्लस होगा या नहीं होगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो हमने वही किया कि जंप इफ नॉट इक्वल L1, अगर इक्वल नहीं है तो वो INR R1 स्किप हो जाएगा, और अगर जंप इफ नॉट इक्वल मतलब कि वर्क तब नहीं करेगा जब अगर इक्वल होंगे तो INR वर्क करेगा, DCR दोनों केस में वर्क करेगा। मतलब ये है कि INR R1 हम स्किप कर रहे हैं, सीधी बात है। कंडीशन फुलफिल हो रही है तो स्किप हो रहा है, नहीं हो रही तो INR भी वर्क कर रहा है, DCR भी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा ये 8085 तुम्हारे सिलेबस में भी है, जानते ही हो। तो ये मतलब एक तरह से तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया मिला कि हाई लेवल में जो हम लिखते हैं वो लो लेवल में कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब ये तो क्या है कि 2 लाइन के कितने स्टेटमेंट बने, 3 लाइन के 6-7 बने, जितनी तुम अब एक लूप है तुम्हारा, तो लूप के तो अपने आप में 6-7 स्टेटमेंट बन जाएंगे। कंपैरिजन अलग, इंक्रीमेंट अलग, कंपेयर अलग, जंप अलग, ये है तो वो है, क्योंकि लो लेवल पे एक्चुअल वो वर्क है, और हाई लेवल पे बहुत सारे वर्क को मिला के हमने एक स्टेटमेंट बना दिया है। इसी तरह का ये कोड है, इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हमने IJ को कंपेयर किया, तो अगर कंडीशन इक्वल है वो दोनों तो I प्लस प्लस होगा, अदरवाइज J माइनस माइनस होगा। मतलब कि कंडीशन ट्रू होने पे I इंक्रीमेंट होगा और फॉल्स होने पे J डिक्रीमेंट होगा। कोई एक ही वर्क करेगा, क्योंकि इफ और एल्स दोनों है, और ये J प्लस इक्वल टू I ये तो दोनों केस में वर्क करना, क्योंकि वो इफ एल्स से बाहर है। ठीक है, तो इसको हम हाँ आगे चलते हैं। इसके ये वाला तो मैंने इसलिए लिखा है MIPS आर्किटेक्चर कि इसमें भी हम कंपेयर कर सकेंगे हाँ दूसरी असेंबली लैंग्वेज कैसे दिखती है। मुझे भी नहीं आती है असेंबली लैंग्वेज, लेकिन लिखी हुई है। अब इसके इंस्ट्रक्शंस देख, तो पहले कॉपी में चाहे तो ये वाला लिख लो या याद कर लो कि क्या है। IJ को कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हमें बार बार आगे पीछे इसमें नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, IJ को कंपेयर कर रहे हैं और I इंक्रीमेंट हो रहा है, एल्स में J डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में J प्लस इक्वल्स टू I। तो इधर देखो, एक्यूमुलेटर में J ले आए, R1 में I ले आए, कंपेयर किया, CMP R1 मतलब IJ कंपेयर हो रहा है, AC रजिस्टर R1 से कंपेयर हो रहा है। ओके, अब जंप इफ नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो कहां पे जंप होना है, J माइनस माइनस पर। तो हमने वो मेमोरी लोकेशन ELS नाम दे दिया। जो ये ELS कोलन है ना, ये इस तरह का सिंटैक्स है कि इसमें मेमोरी लोकेशन और कोलन, तो अगर इक्वल नहीं है तो ये DCR वर्क करेगा। DCR क्या है, एक्यूमुलेटर को 1 से डिक्रीज कर रहा है, और AC रजिस्टर में है J, तो अगर इक्वल नहीं है तो J डिक्रीज होगा, और अगर इक्वल है तो JNE ELS वर्क नहीं करेगा, INR हो जाएगा। INR इधर हमने कुछ छूट दिया, इसमें इंक्रीमेंट किसको कर रहे हैं, I को कर रहे हैं ना, तो हमें लिखना पड़ेगा INR और I वो R1, क्योंकि J तो एक्यूमुलेटर में है, तो R1। अब ये R1 में जो कंटेंट्स है वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें AC उसमें AC के तो इंक्रीज कराने नहीं, इंक्रीज क्या करा रहे हैं, तो कोई एक सेकंड, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इंक्रीज तो I करा रहे हैं ना, और डिक्रीज J करा रहे हैं, तो रुको फिर INR, हाँ ठीक तो है, I R1 में है तो R1 INR I कर दिया। ओके, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इंक्रीमेंट हुआ और जंप L1 पर गया, जिसमें L1 में क्या हो रहा है, I और J ऐड हो रहे हैं। J और I दोनों मेमोरी लोकेशन है, तो IJ ना लिख के हम चाहें तो इसको, J तो उसमें है हमारा A में है, एक्यूमुलेटर में, लेकिन ऐसा है ना कि I और J
ठीक तो है, तो हम इसको ऐड R1 कर दें, ऐड R1। अब ठीक है, ऐड R1 क्या कर रहा है, AC रजिस्टर को R1 से ऐड कर रहा है, IJ है दोनों में करेस्पॉन्डिंग, और ऐड होके दोनों स्टोर हो जाएंगे कहाँ, AC रजिस्टर में। अब AC से हमें फिर इसको मूव कराना पड़ेगा लोकेशन J पर, ये देखो, क्योंकि J=J+I, तो हमें क्या ऐड R1 हमने किया, तो अब I और J का सम कहाँ पर है, AC में। ओके, इस कोड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना। मूव कन्वेंशनली कैप में ही लिखते हैं, मूव J, कोमा। अब इस पे कोमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेटर तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, या लिख भी सकते हैं हम, कोई उसमें दिक्कत नहीं। मूव एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स, या स्टोर करा देना, मूव क्यों, STA स्टोर। हमें STA हमेशा डिक्टेट करता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को हम स्टोर करा रहे हैं, तो मेमोरी लोकेशन J पर कराना। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो आई थिंक ये कोड सबको क्लियर होगा, उस 3 लाइन 4 लाइन के कोड के करेस्पॉन्डिंग। कोई डाउट? हाँ, इसमें डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या डिक्रीमेंट करेंगे? नहीं, अगर हम कुछ नहीं स्पेसिफाई करते तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर DCR, एक्चुअली DCR अपने आप में बोलता है डिक्रीमेंट बाई 1, जैसे I++ है, तो उसका मतलब है कि 1 से इंक्रीमेंट। लेकिन अगर I में तुम्हें ऐड करना है 10, तो क्या करोगे, I+10 करोगे। अगर तुम्हें ज्यादा से डिक्रीमेंट करना है, 1 से ज्यादा, तो फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। अगर एक्यूमुलेटर की कंटेंट से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज करो 10, तुम लिखोगे सब, और 10 को किसी रजिस्टर में लाओगे R1 में या R2 R3 जिसमें भी, तो सब R1। उसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट से उस रजिस्टर के कंटेंट सब्ट्रैक्ट होंगे और फाइनल रिजल्ट AC में स्टोर हो जाएगा। अब R1 में जो भी कंटेंट्स वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये असेंबली लैंग्वेज है हमारी 8085 की। तो एक्चुअली क्या है कि जो तुम्हारा माइक्रो 8085 है वो अलग यूनिट में है सिलेबस। तो मैं क्या है, मैंने अपने लेक्चर में ये हर एक लेक्चर में जो कंसर्न पार्ट है वो इन्वॉल्व कर, तो जब मैं प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट बताता तुम्हें इस मोमेंट पे, फिर जब माइक्रो प्रोसेसर बताता तो तुम यहाँ को वहां से रिलेट करते। उससे बेटर ये है कि जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ और उस माइक्रो प्रोसेसर की जो कंसर्न स्टेटमेंट है, जो चीजें हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जो उसका पिन डायग्राम है उस माइक्रो प्रोसेसर का, और जो सेपरेट चीजें हैं जो नहीं डिस्कस हो पाएंगी वो वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑटोमेटिकली उससे चीजें रिलेट होके डिस्कस होती जा रही। अब कॉल एंड रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये सब रूटीन कॉल के लिए होता है। तो ये जो लिखा है ये है असेंबली में, कि जब ये जनरेट होगा तो इस तरह जनरेट होगा कि कॉल है कीवर्ड कॉल, और असेंबली में फंक्शन नेम नहीं आएगा। नहीं, सब रूटीन नाम तो आएगा, अगर हम चाहें तो एड्रेस यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट। कॉल और DG वो है लोकेशन, कौन सी लोकेशन, जहां से फंक्शन कोड स्टार्ट हो रहा है, कॉल DG, मतलब कि कंट्रोल अब इस DG लोकेशन पर जाएगा। नहीं, फंक्शन का नाम नहीं, ये लोकेशन जो भी हम असेंबली में देख रहे हैं ना। अब जैसे सपोज करो कि हम कोई एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो उस एड्रेस को अगर R1 में ले आए तो ठीक है, हम R1 यूज कर लेंगे। अब जैसे मैंने I यूज किया तो है तो वो वेरिएबल, लेकिन वो एज ए एड्रेस यूज हो रहा है ना असेंबली में,
ठीक है, तो वहां पे क्या है, ये लोकेशन है। जैसे हमने लिखा कि मूव जंप L1, तो तुम्हें तो वो सिंबॉलिक दिख रहा है बट वो मेमोरी लोकेशन है। तो कॉल सम मेमोरी लोकेशन, और वो मेमोरी लोकेशन वो है जो फंक्शन का स्टार्टिंग कोड है, और रिटर्न स्टेटमेंट वो है जो एंड ऑफ प्रोसीजर डिनोट करता है। तो अब देखो, जैसे तुम्हारे स्टेटमेंट लिखे हैं फिर हाई लेवल में, और कोई फंक्शन कॉल हमने किया है, फंक्शन कॉल के बाद फिर स्टेटमेंट होंगे। तो इस टाइम जब फंक्शन कॉल तुम्हारा एनकाउंटर हुआ स्टेटमेंट, तो उस टाइम पीसी रजिस्टर में जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, फंक्शन कॉल के बाद वाले, क्योंकि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर तो होल्ड कर रहा होगा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के एड्रेस को, उसको जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है उसके एड्रेस को। देखो, जहां फंक्शन कॉल हो रहा है उसकी लोकेशन अलग है, ठीक है, और वो लोकेशन वो है जहां से फंक्शन कॉल हो रहा है, और जहां फंक्शन डिफाइंड है वो लोकेशन अलग है। समझने की कोशिश करो इसको, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट का एक एड्रेस है। तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है जिस स्टेटमेंट पे, वो भी तो किसी मेमोरी पे पड़ा हुआ है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। लेकिन जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वो अपने आप में डिक्टेट कर रहा है फंक्शन के कोड किसी और मेमोरी लोकेशन पे। तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो रहा है, डिकोड हो रहा है, उस मोमेंट पर एमएआर एड्रेस, एमएआर में एड्रेस है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट का। ओके, और पीसी में क्या है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के जस्ट बाद वाला, वहां नहीं जहां फंक्शन पड़ा हुआ है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के जस्ट वाला एड्रेस है पीसी में। ठीक है, इस मोमेंट पे अब इस जो सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए कि पीसी में जो है फंक्शन कॉल के जस्ट बाद वाला, तो पीसी में तो क्या होना चाहिए, वो एड्रेस के जहां फंक्शन के कोड पड़े हुए, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि वो होने चाहिए। तो अब जो जब फंक्शन कॉल ओवर हो जाएगा तो वापस फिर कंट्रोल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के बाद में आएगा, जस्ट बाद वाले। तो इस मोमेंट पे क्या है कि स्टैक क्रिएट होगा सीपीयू के अंदर, सॉफ्टवेयर स्टैक, जिसमें जो प्रोग्राम काउंटर के जो एड्रेस है फंक्शन कॉल के जस्ट बाद वाला एड्रेस, ओके, वो स्टैक टॉप पे चला जाएगा, और पीसी में कंटेंट्स कॉपी होंगे फंक्शन कॉल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका एड्रेस। ठीक है, फंक्शन जब कॉल पूरा हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट आया, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिला फिर सीपीयू ने स्टैक को पॉप किया, पॉप किया तो पीसी में वो एड्रेस आ गया नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन। नहीं तो ये सीक्वेंस कैसे मालूम रखेगा सीपीयू, सीपीयू तो बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करता जा रहा है जो उसकी कंट्रोल प्रोसेस है। तो स्टैक का यूज एक ये है जो तुम मतलब पहले सोचते थे स्टैक बाय स्टैक इज यूज, दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ स्टैक, कि जब भी तुम फंक्शन कॉल करोगे और जब भी रिकर्सिव फंक्शन होंगे तो उसमें स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम बनता है। ओके, ये तो मैंने उसी समझाने के लिए लिखा है कि हमने सम कॉल किया तो सम यहाँ पड़ा हुआ है, स्टेटमेंट 3 है, तो जैसे ही सम जब कॉल हुआ है उस मोमेंट पर इस मतलब स्टेटमेंट का एड्रेस है एमएआर में और स्टेटमेंट 3 का है पीसी में। लेकिन अब सम कॉल होने के बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा नीचे, तो पीसी में एड्रेस सम का आएगा नीचे वाले का, और ये जो स्टेटमेंट 3 का एड्रेस है ये पुश हो जाएगा स्टैक में। ठीक है, तो ये वही मैंने लिखा है जो तुम्हें समझाया कि जब कोई कॉल आया तो PC+1 का मतलब है उस मूवमेंट पर PC+1, ठीक है, क्योंकि पीसी में तो होल्ड कर रहा है पहले वाला एड्रेस, तो अगर हम उस मूवमेंट पे देखें तो PC+1 एड्रेस ही तो हुआ, क्योंकि जब एमएआर में हमारा कोई एड्रेस है तो पीसी में उससे आगे वाला होगा, तो स्टैक पर PC+1 पुश हो जाएगा, और पीसी में लेवल का एड्रेस, लेवल का मतलब जो फंक्शन कॉल का फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका एड्रेस आ जाएगा। जब रिटर्न स्टेटमेंट आरईटी इनकाउंटर होगा तो स्टैक पॉप होगा और पीसी में वापस वो एड्रेस आ जाएगा जहां से कंट्रोल छोड़ा था। स्टैक के बारे में जानते ही हो, इसको पढ़ सकते हो तो थोड़ा बहुत। जो मैंने समझाया वही मतलब है कि स्टैक यहाँ पे इसलिए क्रिएट होगा कि सीपीयू को मालूम चले कि कहाँ पे कंट्रोल छोड़ा था और कहाँ वापस आना है।
ठीक है। सब रूटीन कॉल एंड्स, सब रूटीन मतलब फंक्शन। जब एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है तो इसमें क्या होता है कि एक स्टैक के अंदर दूसरा स्टैक बनता है, जैसे रिकर्सिव प्रोसीजर होता है। रिकर्सिव में क्या होता है कि जैसे तुमने फैक्टोरियल बनाया, फैक्टोरियल 5 कॉल किया, तो 5 4 को करेगा, 4 3 को करेगा, तो इसमें क्या है, एक स्टैक के अंदर दूसरा स्टैक, उसके अंदर दूसरा, तो एक तरह से स्टैक फ्रेम बनता है। तो जब अगर तुम बहुत बड़ा तुम यूज कर लो, मतलब कोई बड़ी सी नंबर के लिए रिकर्सिव कॉल यूज करो, तो फिर स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, वो आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा, क्योंकि नेस्टिंग के बहुत सारे लेवल्स हो जाएंगे, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अब नाउअडेज वी हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, बट पहले के जो माइक्रो प्रोसेसर होते थे उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती थी, तो उतना सपोर्ट नहीं करता था वो। आईओ सिस्टम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ ऐसे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो केवल ओएस के यूज के लिए रिजर्व होते हैं, यूजर उसको कर ही नहीं सकते, यूजर के पास कंट्रोल ही नहीं। तो ये तब एग्जीक्यूट होते हैं जब प्रोसेसर हमारा प्रिविलेज्ड स्टेट में हो या फिर प्रिविलेज्ड एरिया ऑफ मेमोरी को एग्जीक्यूट कर रहा हो। अब प्रिविलेज्ड स्टेट ओएस में तुम्हें ध्यान नहीं होगा इस टाइम, मैंने बताया था कि कुछ एरिया ओएस के पास रिजर्व मेमोरी होती है, जिसमें उस एरिया में यूजर के प्रोग्राम जा ही नहीं सकते, उस एरिया को ओएस अलाउ ही नहीं करता है, तो वो प्रिविलेज्ड एरिया है, वो ओएस के केवल यूज के लिए। जैसे कई बार सेफ स्टेट और इस तरह का प्रोग्राम या सिचुएशन आती है कि तो फिर ओएस क्या है उस स्टेज में चला जाता है। तो ये क्या है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने, बट जो कंसर्न है ये। तो जो ये हमारे इनपुट आउटपुट कंट्रोल अप्रोचेस हैं, वो जो डिफरेंट हैं अप्रोचेस, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, ये काफी बाद में आएगा। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में हमें ये पढ़ना है कि जैसे हम सोचते हैं कि कीबोर्ड से हमने टाइप किया कुछ, तो वो सीपीयू तक कैसे पहुंचेगा, इनपुट आउटपुट, या कोई सीपीयू में है और वो मॉनिटर तक कैसे आएगा। तो इसमें कई टेक्निक होती हैं, जैसे मैंने अभी तक तुम्हें बताया कि सीपीयू टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम द मेन मेमोरी, ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक्स्ट्रा मेमोरी, मतलब एक्स्ट्रा प्रोसेसर और मेमोरी कैपेबिलिटी उसको एक साथ दे दी जाए स्मॉल अमाउंट में, जैसे डीएमए चिप है, या हमारी कुछ ऐसे ग्राफिक्स कंट्रोलर कार्ड हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे डीएमए चिप की बात करेंगे, उसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स इंप्लीमेंट होता है, स्मॉल प्रोसेसर, तो वो इनपुट डिवाइस से डायरेक्ट हमारा इनपुट लेगा, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दे देगा। आईओ प्रोसेसर जिसको हम बोलेंगे,